कहानी चिड़िया उड़। छुट्टियों में घर आई निशा दी पूरे घर में तितली की तरह उड़ती फिर रही थी। बाबा भी बेटी के आने से बहुत खुश नजर आ रहे थे। घर आए प्रत्येक अतिथि से निशा दी को मिलवाते। उनका चेहरा गर्व से आलोकित हो उठता था। हाँ, ठीक पहचाना आपने, यह वही छुई मुई सी निशा है जिससे बचपन में अपनी सुड़कती नाक तक नहीं संभाली जाती थी और अब इतने बड़े शहर में इतना बड़ा बैंक संभालती है। आगंतुक की हैरत से चौड़ी होती आंखों के साथ बाबा की छाती भी गर्व से चौड़ी हो जाती। ऐसा नहीं है कि ऐसे पलों में मुझे निशा दी पर गर्व महसूस न होता हो। आखिर वे मेरी इकलौती हम उम्र ननंद हैं। उनकी प्रशंसा से मेरा भी मन पुलकित हो जाता है, पर दिल में कहीं गहरे एक कसक सी महसूस होती है। बाबा की उच्च आदर्शों के कारण पूरा कस्बा उनका मान करता है, लेकिन कोई कभी उनसे यह सवाल क्यों नहीं करता कि बेटी और बहू के लिए अलग अलग प्रतिमान क्यों। मैंने भी दी के साथ उतनी ही शिक्षा पाई है, दिखने में भी उनसे 20 ही हूँ। यदि दी जितने अवसर और प्रोत्साहन मुझे मिला होता तो क्या मैं अपने आप को सिद्ध नहीं कर देती। लेकिन एक तो मैं ठहरी घर की बहू, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर, उस पर विधवा। बाबा का बस चले तो मुझे घर के बाहर कदम न रखने दे। बहू घर की लाज होती है। मैं यह नहीं कहती कि मुझे इस घर में कोई कमी या परेशानी है। मुंह खोलने से पहले ही मेरे और मेरे बेटे करण के लिए हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है, बल्कि इतनी सुख सुविधाएं तो हमें नीरज के रहने पर भी नहीं उपलब्ध थी। पर फिर भी कभी कभी मुझे उपेक्षित होने का एहसास क्यों होता है। मैं खुद को सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया सी महसूस करती हूँ। बैठक से आते वार्तालाप के स्वर अब मंद पड़ने लगे हैं। दी आई होती है तो उनसे मिलने और उनसे उच्च शिक्षा संबंधी जानकारी जुटाने के नाम पर घर में कोई न कोई आया ही रहता है। मुझे ऐसे अवसरों पर अंदर ही बैठे रहना अच्छा लगता है। आज भी करण को होमवर्क करवाने के नाम पर मैं अपने कमरे में ही बैठी रही। मेहमान तो चले गए लगते हैं। दी और बाबा फिर किससे बातचीत कर रहे हैं। उत्सुकतावश मैंने बैठक से आने वाली आवाज़ों की ओर कान लगाए तो उनमें अपना नाम आता सुन चौंक उठी। मैं सतर्कता से सुनने लगी। पिता बेटी में मुझे लेकर बहस छिड़ी हुई थी। दी मुझे अपने साथ शहर ले जाने पर जोर दे रही थी। वे चाहती थी मैं वहाँ कोई अच्छा सा कोर्स कर लूँ और वहीं नौकरी करने लग जाऊँ। सब लड़कियाँ तुम्हारी तरह नहीं होती निशा। बहू बहुत अंतर्मुखी, संवेदनशील और समझदार है। बड़ी मुश्किल से नीरज के जाने के बाद अब थोड़ा संभली है। उसे अभी मेरे संरक्षण की ज़रूरत है। करण तो अभी बहुत छोटा है, ज़्यादातर वक्त मेरे पास ही रहता है। माँ के पास तो बस रात को सोने जाता है। थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो जाए तो मुझे चिंता होने लगती है। वहाँ नितांत अजनबी शहर में मैं हूँ ना। दी का स्वर था। तू खुद को संभाल रही है, यही बहुत है। कल को तेरी शादी हो जाएगी, तू अपने परिवार में व्यस्त हो जाएगी, फिर कौन किसे और कितना संभालेगा। यहाँ मेरी आंखों के सामने रहते हैं तो मुझे तसल्ली है। वैसे बहू ने तुझसे इस बारे में कुछ कहा क्या? बाबा का उत्सुक स्वर सुनाई दिया। होमवर्क हो गया मम्मा, करण ने पुकारा तो मैं पास जाकर उसका होमवर्क देखने लगी। तब तक निशा दी भी कमरे में आ गई थी। अरे करण, हो गया तेरा होमवर्क, चल अब खेलते हैं। दोनों चिड़िया उड़ तोता उड़ खेलने लगे। मेरा मन हुआ चिल्लाकर कहूँ कि हर चिड़िया उड़ नहीं सकती। यह देखो अपनी माँ को, सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया, पर हमेशा की तरह आज भी मन की आवाज़ मन में ही रह गई। क्या मुझ में बाबा के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं है, या मैं वाकई कुछ करना ही नहीं चाहती? जब मैं खुद ही अपने आप को नहीं समझ पा रही तो कोई और कैसे मेरे मन की था ले सकता है। मैं गौर कर रही थी। निशा दी 1-2 दिन से मेरे मन की टोह लेने का प्रयास कर रही थी। मेरे सम्मुख ही वे करण को फुसलाने लगी। तू मेरे साथ शहर क्यों नहीं चलता? वहाँ और भी अच्छा बड़ा स्कूल है। मैं मामा के पास ही रहूँगा। करण तुनक जाता। तो मामा को भी ले लेते हैं, दी कहती। करण सोचने लग जाता। दादा भी चलेंगे। दादा नहीं चल सकते हैं, यहाँ दुकानें घर कौन देखेगा? दी कहती। यह भी है, दुकानें तो साथ भी नहीं चल सकती। करण फिर सोचने की मुद्रा में आ जाता है। बच्चे के दिमाग पर क्यों अनावश्यक बोझ लाद रही हैं दी? जो चीज़ संभव ही नहीं है। मैं उखड़ गई थी। क्यों संभव नहीं है भाभी? क्या कमी है आप में?
नीरज भैया को गुजरे 2 बरस होने को आए हैं। आपको अपने और करण के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। ऐसे कब तक चलेगा? क्या कब तक चलेगा? मैं जानकर अनजान बनी रही। निशा दी भी अब उखड़ गई थी। इसका मतलब बाबा ही ठीक हैं। आप खुद ही अपनी खोल से बाहर नहीं निकलना चाहती। मैं व्यर्थ ही यह सोचकर अपनी शादी को टालती आ रही हूँ कि एक बार आप कहीं सेट हो जाएं, दोबारा घर बस जाए। भाभी, क्या सचमुच आप इस घर की चारदीवारी में ही खुश हैं? जैसा कि बाबा कहते हैं। मुझे गहन अंतर्द्वंद की स्थिति में छोड़ दी। करण को घुमाने बाहर निकल गई। रात को करण मेरे पास सोने आया तो बहुत उत्साहित था। मम्मा, बुआ बहुत अच्छा कार चलाती हैं, इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलती हैं। फ़ोन पर बहुत देर इन्फ्लुएंट इंग्लिश में बात करती रही। बुआ बता रही थी कि जब आप उनके साथ कॉलेज में थी तब इंग्लिश डिबेट में आप उन्हें हरा देती थी। अब तो आप ऐसी इंग्लिश नहीं बोलती। किसके साथ बोलूँ? मेरे मुंह से बरबस ही निकल गया था। अब तो यह घर संभालने और तुझे पालने में ही मेरी पूरी ज़िंदगी हाम होने वाली है। मन की कसक जुबां पर आ ही गई थी। मासूम करण शायद ही कुछ खास समझा हो, क्योंकि उबासी लेते हुए वह सोने का उपक्रम करने लगा था। पर मैं देर रात सोने तक यही सब सोचती रह गई थी। क्या वाकई मैं सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया हूँ? पर मुझे किसने कैद किया है? बाबा ने? नहीं, उन्होंने तो मुझ पर कोई पहरा नहीं बैठा रखा है। पूरा घर, नाते, रिश्तेदारी, सब कुछ तो मेरे जिम्मे है। बल्कि वे हर काम मुझसे पूछकर करते हैं। दुकान तक मुझे बता कर जाते हैं। पर निशा दी की तरह उन्होंने कभी मुझे आगे पढ़ने या नौकरी करने के लिए भी नहीं कहा। मेरा मन अब खुलकर वाद विवाद पर उतर आया था। पर बाबा ने इन सब के लिए भी कभी मना भी तो नहीं किया। शायद वे मेरे मन की टोह ले रहे हों, मुझ पर जबरन कोई फैसला लादने में हिचकिचा रहे हों। तभी तो उस दिन निशा दी से पूछ रहे थे कि बहू ने ऐसा कुछ कहा क्या? तो क्या खुद पर सारी बंदिशें मैंने आप ही लगा रखी है? मैं खुद ही तो कहीं बाहर की दुनिया में कदम रखने से नहीं हिचकिचा रही। सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया पिंजरे की सुख सुविधाओं की इतनी अभ्यस्त हो गई है कि पिंजरे का दरवाज़ा खोल देने पर भी बाहर उड़ने का साहस नहीं जुटा पा रही। भाभी उठो, हम सब बाबा के संग मॉर्निंग वॉक पर चल रहे हैं। आते वक्त तबेले से दूध भी लेते आएंगे। निशा दी की पुकार से मेरी आँख खुली तो मैं हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। आप लोग हो आइए, मुझे अभी भोलू से नाश्ता व खाना वगैरह तैयार करवाना पड़ेगा। मैंने टालना चाहा। अरे भोलू कोई नया थोड़ी ही है, आप उसे बता दीजिए बस, हम आएंगे तब तक सब तैयार मिलेगा। हम बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। निशा दी फरमान सुना कर चली गई। मैं फटाफट तैयार होकर भोलू को आवश्यक निर्देश देकर बाहर आ गई। वाकई बाबा, दी, करण सभी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे साथ चलता देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। लेकिन मैंने गौर किया कि बाबा सबसे ज़्यादा खुश थे। लौटते वक्त दूध लेने तबेले पहुँचे। करण वहाँ सब कुछ बड़े कौतूहल से देख रहा था। बछड़े को गाय के थनों से दूध पीते देखने का उसका यह पहला अवसर था। ग्वाले को दूध दूहते देख यह सवाल कर बैठा, ये लोग सारा दूध क्यों निकाल रहे हैं? बछड़ा बाद में क्या पिएगा? थनों में और दूध आ जाएगा। अभी इसे नहीं दूहेंगे तो यह दूध बेकार हो जाएगा। हम पिएंगे तो हम में ताकत आएगी, दूध वाले को भी फायदा होगा। वह इसे 50 रुपये प्रति लीटर बेचकर पैसे कमाएगा। उनसे गायों को और अच्छा चारा गुड़ खिला सकेगा। थोड़ी मेहनत करें तो वह इस दूध से क्रीम निकालकर 200 रुपये किलो बेच सकता है, और मेहनत करे तो घी बनाकर 400 रुपये किलो बेच सकता है। तुम्हें भी ऐसे ही मेहनत करनी है। तुम भी पढ़कर स्कूल कॉलेज पास करोगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां जुटाओगे, इंजीनियर, डॉक्टर या वकील बनोगे। जितनी मेहनत करोगे, जितना खुद को परिमार्जित करोगे, उतनी तुम्हारी कीमत यानी महत्ता बढ़ेगी। समझ रहे हो ना? निर्जीव चीज़ों की तरह खुद को भी महत्वपूर्ण बनाना या न बनाना इंसान के अपने हाथ में है। निशा दी का इशारा मैं और बाबा बखूबी समझ रहे थे, इसलिए घर पहुंचने तक हम दोनों मौन बने रहे। दी और करण ही शेष रास्ते बतियाते रहे। करण की आज छुट्टी थी, इसलिए घर पहुंचते ही रसोई में घुसने से पूर्व मैंने उसे होमवर्क करने बैठा दिया था। नाश्ता लगाते समय भी मेरे कान बैठक में चल रहे दी और बाबा के वार्तालाप पर ही लगे हुए थे।
जैसी कि मुझे उम्मीद थी, वार्तालाप का केंद्र बिंदु मैं ही थी। दी के कटाक्ष से बाबा थोड़ा आहत महसूस कर रहे थे। तेरा इशारा मैं भली भांति समझ रहा हूँ बेटी। बहू की काबिलियत मैं भी जानता समझता हूँ, पर ससुर होने के नाते मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। जितने अधिकार भाव से और दबाव बनाकर मैं तुझसे कुछ कह या करवा सकता हूँ, उतना बहू से कभी नहीं करवा सकता। वह मेरे पास एक अमानत है जिसे मुझे हर हाल में सहेज कर रखना है। नीरज के चले जाने के बाद तो मुझ पर यह जिम्मेदारी और भी ज़्यादा हो गई है। बहू की इच्छा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहता। यदि वह घर संभालने और करण के पालन पोषण में ही खुश है, तो मैं उसे और किन्हीं झंझटों में नहीं उलझाना चाहता। और यदि वह तुम्हारी तरह और पढ़कर या नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, तो उसके लिए यह विकल्प भी हमेशा से खुला ही है। कभी कहा इसलिए नहीं कि डर लगता है। प्रकृति ने इतनी कम उम्र में विधवा बनाकर उसके साथ वैसे ही इतना क्रूर मजाक कर टाला है। अब जमाने ने और सताया तो वो बेचारी कैसे सह पाएगी। अब इसे चाहे मेरी गलती समझो या मेरी कमजोरी। बाबा भावुक उठे तो मेरी भी आंखें गीली हो गई। दी ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। इस क्रूर दुनिया में इतना कोमल हृदय होना आपका साहस दर्शाता है बाबा, कमजोरी नहीं। आप हमेशा भाभी के साथ हैं और रहेंगे, यही सोचकर तो शहर में मैं निश्चिंत होकर रह पा रही हूँ। मेरी तो उम्र हो गई है बेटी, न जाने कब तुम लोगों से जुदा हो जाऊं, पर बहू के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए जाने से पहले बहू का भविष्य सुनिश्चित कर जाना चाहता हूँ। उसे किन्हीं सुरक्षित हाथों में सौंप देना चाहता हूँ, पर उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि तेरी तरह वह भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ताकि कल को प्रकृति उसके साथ कोई खिलवाड़ करने का साहस करे भी तो भी उसका मनोबल न तोड़ सके। तू तो बहू की अंतरंग सहेली, बहन, ननंद सभी कुछ है। अब तू ही उसके मन की थाह ले, उसमें जीने की नई ऊर्जा जगा। मैं नहीं चाहता वह सिर्फ मेरे या करण के लिए ज़िंदगी जिए, उसे अपने लिए जीना सीखना होगा। मम्मा भूख लगी है, नाश्ता दो ना। मैंने तो होमवर्क भी कर लिया। बुआ के संग खेलने के लालच में करण फटाफट होमवर्क निपटा कर उपस्थित था। मैं आंखें पोंछकर तुरंत नाश्ता लगवाने लगी। नाश्ता समाप्त हुआ तो बाबा अखबार लेकर बैठ गए। करण निशा दी के संग खेलने लग गया। अपने बेडरूम में पहुंचकर मैंने अलमारी खोली और अपनी डिग्रियों की फाइल निकाल ली। उन्हें झाड़कर तरतीब से जमाते हुए मेरे चेहरे पर दृढ़ता भरी मुस्कान थी। फूल सा हल्का मन आसमां में ऊंची उड़ान भरने के लिए लालायित हो रहा था। बैठक से आते चिड़िया उड़ के स्वर मेरे परों में हौसलों की नई उड़ान भर रहे थे। धन्यवाद।